और बिहार में एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंसानी जंजीर बनाई जाएगी। तकरीबन 1:30 बजे लेफ्ट और उसकी हिमायती पार्टियों के जरिए इंसानी जंजीर बनाने की शुरुआत होगी। पटना के बुद्धा पार्क से गांधी मैदान तक ये चेन बनाई जाएगी और एनआरसी के खिलाफ बनाई जाने वाली इंसानी जंजीर में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करने वाले हैं। जी हाँ, हाल ही में यही वो बिहार है जहां पर एक चेन और बनाई गई थी, वो इंसानियत के में शऊर बेदार करने के लिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें मुद्दे थे जिसको लेकर जीवन की सुरक्षा के लिए, ग्रीन और क्लीन के लिए इसी तरह की एक चेन बनी थी। लेकिन आज बिहार में एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ इंसानी जंजीर बनाई जा रही है। तो लगातार बिहार भी अब सुर्खियों में है इस तरह के एहतजाज को लेकर। दिल्ली से लगी ये आग एहतजाज की, शाहीन बाग जो मरकज बना उसके बाद खवातीन भी अब सड़कों पर निकल आई हैं इस एहतजाज के खिलाफ। और वहीं राजस्थान असेंबली में आज शहरियत कानून के खिलाफ करारदाद पेश हो सकती है। अपोजिशन के हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस ने अपने तमाम अरकान असेंबली को मुकम्मल वक्त के लिए असेंबली में मौजूद रहने की हिदायत दी है। वाज़ेह कि इससे पहले केरल और पंजाब की हुकूमतों ने भी शहरियत कानून के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर कर चुकी है। और वहीं जमीयत उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी ने सीएए के हवाले से कहा है कि सीएए मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि आइन के खिलाफ है। लेकिन वो ताकत जो उस वक्त मुल्क को सेकुलर मुल्क नहीं देखना चाहती थी वो पनपती रही। आज हम ये समझ रहे हैं कि मज़हब की बुनियाद पर 20 करोड़ आबादी को एक तरफ करना और उसके अलावा सबको एक तरफ कर देना, इसका मतलब ये है कि वो जो सेकुलर दस्तूर था उसको ख़त्म करके एक दस्तूर दूसरा लेकर बनाना चाहते हैं, एक रुख के ऊपर मुल्क को लेकर चलना चाहते हैं कि इसके अंदर किसी को अपनी शहरियत साबित करने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा जुर्म मुल्क के अंदर हो सकता है वो यही है कि कोई दूसरे मुल्क का आदमी घुसपैठिया बनकर मुल्क के अंदर आ जाए। हो सकता है वो वहाँ से कत्ल व गारतगरी करके आया हो सकता है कि वो वहाँ से कोई जुल्म करके आया हो सकता है कि वो उस मुल्क का जासूस बन करके आया हो, बड़े से बड़ा जुर्म करके आया हो, उसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। तन्हा और आइए इस वक्त सीधे रुख करेंगे पटना का। महफूज हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए। महफूज, जिस तरह से बात हो रही है कि ये लड़ाई अब सिर्फ मुसलमान या किसी जाति धर्म की नहीं है, अब ये आइन की लड़ाई हो गई है। आइन के खिलाफ इस कानून को अब बताया जा रहा है और इंसानी जंजीर बनाई जा रही है। ये वही बिहार है, पहले एक अलग सब्जेक्ट के लिए, मौजू के लिए इंसानी जंजीर बनती है, लेकिन आज इस कानून के खिलाफ एक जंजीर बनाई जा रही है, इंसानी जंजीर। क्या कुछ माहौल वहां देखने को मिल रहा है? देखिए जिलानी, इंसानी जंजीर का ये प्रोग्राम लेफ़्ट पार्टियों की जानिब से है, जिसमें अक़लियती तंजीमें और कई अपोजिशन पार्टियों की तंजीमों की हिमायत हासिल है। वो शिरकत कर रहे हैं, पूरे बिहार में शिरकत कर रहे हैं। 1:30 बजे से इंसानी जंजीर बनाने का प्रोग्राम है। और ये नीतीश कुमार ने हाल में जो इंसानी जंजीर बनवाया था अपनी हुकूमत की जानिब से और रिकॉर्ड तोड़ा था, तारीख बनाई थी, वो तारीख यहाँ बनाना मकसद नहीं है, ना रिकॉर्ड तोड़ना मकसद है। यहाँ मकसद है अपने गुस्से का इजहार करना और एहतजाज दर्ज कराना कि आखिर शहरियत कानून, एनपीआर और एनआरसी के सिलसिले में हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। जी, इस इंसानी जंजीर में ये भी पूछा जा रहा है, सूबाई हुकूमत से पूछा जा रहा है कि सूबाई हुकूमत ने सीएए की वहाँ हिमायत की थी पार्लियामेंट में, और अभी जो है वज़ीर आला असेंबली में ये कह रहे हैं कि एनआरसी हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे, जबकि वज़ीर आला के जो डिप्टी हैं, नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी, उन्होंने बयान दिया है कि एनपीआर यहाँ जल्द लागू होगा और उसका काम शुरू होगा। आज के इंसानी जंजीर में जो तंजीमें शामिल हैं वो ये सवाल कर रही हैं कि क्या एनपीआर और एनआरसी एक ही कानून नहीं है? अगर है तो फिर वज़ीर आला नीतीश कुमार अपने मौक़िफ़ को क्यों सामने लाकर लोगों के सामने रख नहीं रहे हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? आपको हम ये बताएं कि इमारती शरिया, जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा जो बिहार है उसकी ब्रांच, मुस्लिम मजलिस मुशावरत, इसके अलावा दर्जनों तंजीमों के लोग जो है उनके ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, उनके जो लोग हैं पूरे ज़िले
में वो इंसानी जंजीर का हिस्सा बन रहे हैं। और ये इंसानी जंजीर में ये एक तरह से मुतालबा है सूबाई हुकूमत से भी और मरकज़ी हुकूमत से भी कि पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, बिहार समेत पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, तो उस एहतजाज करने वाले लोगों के सामने कुछ बात अब जानी चाहिए। इतने दिनों से लोग एहतजाज कर रहे हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है हुकूमत की जानिब से कोई बात नहीं हो पाई है। अगर बिहार की ही बात करें तो बिहार में एनडीए की हुकूमत है। बिहार के भी जो हुकूमत के जो मुखिया हैं, जो वजीर आला हैं, अब तक जो है किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई है कि एहतजाज करने वाले लोगों के सामने जाकर हुकूमत अपना मौक़िफ़ रखे। वो अपनी बात पर महफूज एक चीज जैसा कि आप कह रहे हैं कि अपना मौक़िफ़ नहीं रख रहे, उनसे मुतालबा भी किया जा रहा है, लेकिन पार्टी के ही लोगों को अब सीधा कहा जा रहा है कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं, किसी भी पार्टी में आप ज्वाइन कर लें। तो क्या उम्मीद की जाए पार्टी के मुखिया से कि जो अपने ही पार्टी के नेताओं को इस तरह का जवाब दे, वो जनता के सामने अपना मौक़िफ़ क्या रख पाएंगे? ऐसा लगता है जिलानी के नीतीश कुमार के सामने अभी तक ये क्लियर तस्वीर पेश नहीं हो सकी है, उनके जहन में ये खाका नहीं बन पाया है कि एनआरसी और सीएए के सिलसिले में जो हिमायत उन्होंने किया था या अभी जो एहतजाज हो रहा है, किस तरह से ये चीज़ें लोगों के सामने रखा जाए। इसीलिए उनकी पार्टी के पवन वर्मा ने अगर खत उनसे लिख कर सवाल करते हैं तो उस सवाल पर जो है वज़ीर आला कहते हैं कि उनको जहाँ जाना है चले जाएँ। हालांकि इस सिलसिले में बात होनी चाहिए, क्लियर बात होनी चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, लोगों के सामने वो रखना क्या चाह रहे हैं अपनी बात, लेकिन अब तक नहीं रखे हैं। और यही नाराज़गी जो है यहाँ के अपोजिशन पार्टियों की है। और तमाम अपोजिशन पार्टी जो आज की इंसानी जंजीर में शामिल है, वो मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमत से भी ये सवाल कर रही है, नीतीश कुमार से भी ये सवाल कर रहे हैं लोग कि नीतीश कुमार क्यों नहीं आखिर अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। लोग एहतजाज कर रहे हैं और वहाँ तक वो पहुँच नहीं रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि सुशासन की हुकूमत है, वो कहते हैं सबके हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा। तो जो एहतजाज कर रहे हैं लोग, उनको समझाइए, उनकी पार्टी की तरफ से समझाया जाना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक इस सिलसिले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। और न किसी उनके पार्टी के कोई नुमाइंदे जो है किसी एहतजाज के मकाम पर अब तक देखे गए हैं। ज़रूर जो है मीडिया में कुछ लोग आते हैं और ये बयान देकर चले जाते हैं कि उनकी पार्टी जो है इस सिलसिले में जो है एनआरसी ख़ास तौर से बिहार में लागू नहीं पार्टी करेगी और उसको मौक़िफ़ पर जो है वज़ीर आला कायम है। उनके पार्टी के जो मुस्लिम लीडर हैं वो बयान देकर चले जाते हैं, लेकिन अब तक वाज़े तौर से पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया है। तो इस नाराज़गी का इजहार भी इस इंसानी जंजीर के प्रोग्राम से होगा। जी बिल्कुल महफूज, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राजस्थान से सीधे जुड़ रहे हैं सुधीर, हमारे नुमाइंदे, क्योंकि राजस्थान में आज जो है इसके खिलाफ करारदाद पास हो सकती है। सुधीर, क्या जानकारी है? हालांकि डिप्टी सीएम ने ऐलान कर दिया था कि इसके खिलाफ हम जो है करारदाद लाएंगे। देखिए, ये बात सही है कि राजस्थान विधानसभा तीसरा राज्य सीए के खिलाफ लाने वाला प्रस्ताव और संकल्प लाने वाला राज्य बनेगा, क्योंकि अभी से कुछ देर बाद ये शासकीय संकल्प राज्य सरकार की ओर से सदन में पेश किया जाएगा। बहुमत के आंकड़ों की बात करें तो बहुमत के तौर पर, क्योंकि राज्य सरकार पेश कर ली इसलिए ये पारित भी हो जाएगा, लेकिन इस राजकीय संकल्प में जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो इस बात के लिए है कि जो अनुच्छेद 14 है उस अनुच्छेद 14 का इसमें सीधा सीधा उल्लंघन राज्य सरकार बता रही है कि केंद्र सरकार ने ये पारित तो कर दिया, लेकिन राज्य सरकार इस बात भी कह रही है कि जो 14 जो ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि सम्मत सक्षम क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर दूसरे लोग भी आते हैं तो उनको भी मिलना चाहिए। जबकि सीए ये कहता है, जो कानून पारित किया गया है वो ये कह रहा है कि इन जो नेबर जो कंट्रीज है उनसे पर्टिकुलर जो 3-4 धर्मावलंबी जो लोग आने वाले हैं वो आ सकते हैं। तो इसको लेकर अभी अंदर कुछ देर में जब ये शासकीय संकल्प पेश होगा, निश्चित रूप से बीजेपी इसका विरोध करेगी। सरकार जो प्रस्ताव लाएगी सरकार, उसका बीजेपी विरोध करने वाली है। तो इस तरह से अभी ये कुछ देर में शुरू होगा और लगभग 3 बजे तक ये शासकीय संकल्प सदन के अंदर से पास किया जाएगा। तब तक डिबेट होगी बाकायदा, अंदर लगभग 7 से 8 लोग बीजेपी की तरफ से बोलेंगे। लेकिन यहाँ के संकल्प पत्र में एक बात और जोड़ी गई है, वो जोड़ी गई है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की भी बात की गई है और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बात की है, यानी एनआरसी और एनपीआर दोनों को इसमें जोड़ा गया है। संभवतः ये केरल या पंजाब के में जब ये विरोध प्रस्ताव पारित हुआ सीए के खिलाफ तब वहां नहीं जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर ये 2 चीजें और जोड़ी गई है कि सरकार को इस बारे में स्पष्ट बताना चाहिए केंद्र सरकार को कि ये दोनों जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है, कुल मिलाकर राजस्थान की सरकार एनपीआर और एनआरसी पर भी एक तरह से रोक लगाने की कोशिश कर रही है सीए के साथ।
जी बिल्कुल, क्योंकि विरोध में है, कांग्रेस का शुरू से स्टैंड रहा है कि जितने कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर विरोध में स्टैंड रहा है कि सीए के खिलाफ में बोले हैं और लगातार बोल रहे हैं। और उन्होंने अनुच्छेद 14 का सहारा लिया है, जिसमें कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, लिहाजा किसी पंथ विशेष को रोकना गलत है। इस बात का विरोध यहाँ की सरकार कर रही है, राजस्थान सरकार में। जी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से जुड़े हुए फोन लाइन पर। मेहताब, जिस तरह से भोपाल ने भी एक इनकलाब पैदा किया इस चीज को लेकर, अगर हम इकबाल मैदान की बात करें, किस तरह का एहतजाज अभी वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या वही गर्माहट अभी है जिस तरह से अब लगातार राजस्थान में अब तो बिल पास, करारदाद पास करने की जो है एक तरह से कवायद चल रही हैं, केरला और पंजाब ने कर दिया है, क्या ऐसा कुछ मन जो है राजस्थान मध्य प्रदेश की सरकार भी बना रही है? जिला में बता दें कि मध्य प्रदेश की हुकूमत के लिए जो है 3 दिन पहले ही दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया था कि जहां जहां पर कांग्रेस की हुकूमतें हैं वहां पर एनपीआर सीसीए लागू नहीं होगा। और जाहिर सी बात, जब वो जो ऐलान उन्होंने किया था उसी की एक कड़ी राजस्थान में है, उसी कड़ी जो है पंजाब में हुई है। और अगर केरला की हम बात करें वहां पर किया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मामला चल रहे हैं, 1 जनवरी से भोपाल के इकबाल मैदान में सत्याग्रह जारी है और आज भी सत्याग्रह जारी है। आज जो है 3 बजे यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे अरकान यहाँ पर आएंगे और अपना एहतजाज बुलंद करेंगे। और फिर 6 बजे मुस्लिम विकास परिषद जो है आजादी की तारीख से लेकर अब तक जो है मुस्लिम समाज का हिंदुस्तान के बनाने में, संवारने में जो कंट्रीब्यूशन है उस पर अपनी बात रखेंगे। यहाँ पर जो है मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, तलबा हो या समाजी तंजीमों की बात करें, बड़ी तादाद में निकल कर आ रहे हैं। अगर दिल्ली के शाहीन बाग में एहतजाज जारी है तो भोपाल के इकबाल मैदान में मीनारा शाहीन के नीचे एहतजाज जारी है। और लोगों का कहना, जब तक कि हुकूमत अपने मौक़िफ़ को वापस नहीं लेती है, जैसे कानून वापस नहीं होता है, तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। और कल 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी के दिन भी तिरंगा जो है यहीं पर जो है इकबाल मैदान में फहराया जाएगा। और फिर 4 बजे ह्यूमन चेन इकबाल मैदान में बनाई जाएगी, इंसानी जंजीर बना के लोग जो है अपने एहतजाज का मुजाहरा करेंगे। और फिर शाम को 6:30 बजे जो है ये नेशनलिज्म क्या है और इसमें तमाम कौमों के लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है, उसको लेकर यहाँ पे तमाम लोग आएंगे और अपना इज़हार ख्याल करेंगे। जी मेहताब, ये सारी चीजें हो रही है, जहां जहां एहतजाज हो रहे हैं वहां सब तारीख को दोबारा जो है यादा किया जा रहा है कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, सब कुछ कहा जा रहा है। लेकिन हाल ही में राजनाथ सिंह ने भी ये कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान को हाथ तक नहीं लगाया जाएगा, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है उस पर कहीं ना कहीं लोगों को एक शक है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान आप मानते किसको हैं। फिर जब दस्तावेजात की बात आती है तो वहां लोग खौफजदा हो जा रहे हैं। तो इस चीज को लेकर कानूनी तौर पर मध्य प्रदेश में क्या कुछ करने की कोशिश हो रही है? देखिए, हम आपको बता दें कि जब मध्य प्रदेश की बात, जिस तरह से कानून बना, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने की क़यादत में खुद भोपाल में जुलूस 25 दिसंबर को निकाला गया था। और फिर जो है आज से जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया था कि कमलनाथ हुकूमत का एक बड़ा फैसला उन्होंने इस्तेमाल किया था जी, हर शनिचर को मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों में आइन का दर्ज दिया जाएगा। आज पहला शनिचर था। आज मध्य प्रदेश में भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश के दूसरे अजला की बात करें, वहाँ पर तलबा को आइन का दर्ज दिया गया। ये इसलिए दिया जा रहा ताकि लोगों को मालूम हो सके कि आइन में लोगों के हुकूक क्या है और जो सियासत की जा रही है वो सियासत क्या है, उसको ये बताने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कानून बनाया गया था और उसमें मुसलमानों को छोड़कर तमाम कौमों के लोगों को जो शरीयत देने की बात की गई थी, और जिस तरह से हिंदुस्तान के तमाम कौमों के लोग, चाहे हम हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सिख की बात करें, यहाँ पर तमाम लोग जिस तरह से सड़कों पर निकल कर आए हैं, इससे हुकूमत में कहीं ना कहीं जो है घबराहट नजर आ रही है। यही वजह कि हम देख रहे हैं कि बार बार घर घर जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आजादी के 70 सालों में पहला मौका है कि हुकूमत अपने किसी कानून को लेकर अवाम के बीच ये समझाने की कोशिश कर रही है कि कानून जो बना है जो उनके लिए है और उसकी शरीयत लेने के लिए नहीं बल्कि देने की है। बिल्कुल, हुकूमत के मौके पर अवाम को एतबार नहीं हो रहा है। एतबार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर हम आर्टिकल 14 को पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी शख्स को उसकी मजहब की बुनियाद पर, उसकी कास्ट की बुनियाद पर, उसके रिलीजन की बुनियाद पर जो है शहरियत से महरूम नहीं किया जा सकता है। और जो ये कानून बनाया गया है उसमें हमें देख रहे हैं कि उसमें इसकी नफी की गई है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट आगे जाकर इस पर एक लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है चलेगी आगे भी। महफूज, जिस तरह से बात हो रही है बिहार की, अगर हम बात करें, अपोजिशन एक तरफ है, नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जब वजीर आजम ने खुद कहा कि एनआरसी की पर कोई बात ही नहीं हो रही है तो फिर इस पर इतना वावेला क्यों?
महफूज, लगता है महफूज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सुधीर के पास एक बार रुख करेंगे राजस्थान का। सुधीर, एक अहम चीज यहां पर यह बताएं कि 2003 में यही कांग्रेस बिल्कुल यही बिल लाती है जो बीजेपी सरकार लाई है, ठीक है। उसमें प्रणब मुखर्जी उसके जो है मुखिया रहे, और जिस तरह से हम कहें कपिल सिब्बल ने इस मामले पर काफ़ी कुछ कहा है अदालत में, वो उस सूची में नंबर 1 पर थे, ठीक है, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं। अब वही कानून बीजेपी लाती है, तो कांग्रेस का ये दोहरा रवैया नहीं है कि राजस्थान में आप उसी बिल के खिलाफ जो है करारदाद पास कर रहे हैं जो बिल आप 2003 में पहले लाना चाहते थे? सुधीर, देखिए, उस समय 2003 और 2019 की बात करें या 20 की बात करें तो इसमें काफी अंतर भी आया होगा, और बिल के अंदर भी कुछ अंतर ऐसे जोड़े गए होंगे जिसकी वजह से विरोध ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि ये संघीय सूची का मामला है, केंद्रीय सूची का मामला है, इसलिए राज्य सरकारें केवल, जिस तरह से कांग्रेस शासित प्रदेश है, वो केवल अपना विरोध दर्ज करा सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में एक जरिया ऐसा बचता है जिसमें विरोध दर्ज किया जाए, क्योंकि संसद ने कानून को पास कर दिया, उसमें संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गया है। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो अनुच्छेद आर्टिकल 14 की बात की जा रही है, उस आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताते हुए ये शासकीय संकल्प विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया है, जिसके अंदर ये साफ तौर पे कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसलिए किसी पंथ को नहीं नकारा जा सकता। दूसरा, आगे बढ़ते हुए जैसे मैंने पहले कहा कि इसके अंदर जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है, इसको स्पष्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो निश्चित रूप से एक पक्ष जो कि लगातार बीजेपी भी इसको लेकर जन जागरण कर रही है, और बीजेपी भी यहाँ पर बता रही है कि ये यहाँ के जो अल्पसंख्यक के तौर पे मुस्लिम्स आते हैं उनके लिए इसका कोई खतरा नहीं है, वो जैसे हैं वैसी उनकी नागरिकता भी रहेगी, तमाम बातें हैं। लेकिन क्योंकि सियासत का ये बड़ा मुद्दा अभी देश में बन गया है, सीए बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर अभी समय सामने आ रहा है, लिहाजा कांग्रेस अपने आर्टिकल 14 के उल्लेख कर रही है, और जबकि वो ये बीजेपी है वो ये कह रही है कि इस तरह की कोई यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनको या जो अल्पसंख्यक है उनको किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं रहने वाली। क्योंकि अगर बात की जाए थोड़ी आगे बढ़ के, क्योंकि 2020 की अब जनसंख्या का जो चरण है 2020-21 का, वो भी शुरू होने वाला है, तो उसमें क्या क्या चीजें आने वाली है, तो उनमें भी ये चीजें आएगी कि जो जनसंख्या रजिस्टर है उसके सामने आएगी, तो उसमें क्या क्या बिंदु शामिल किए जाएंगे वो देखने वाले होंगे अभी। नहीं सुधीर, एक चीज ये भी है, एनपीआर को लेकर कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो यूपीए के दौर में एनपीआर कराया जा रहा था उसमें और इस बार के एनपीआर में काफी फर्क है, कई चीजें नई डाल दी गई हैं, और उसी वजह से उसको एनआरसी का रूप भी दे दिया जा रहा है कि अगर एनपीआर हो जाता है तो एक तरह से एनआरसी हो गया है। उसके बाद जब आपको प्रूफ करने की बात आएगी तो फिर यहीं के अल्पसंख्यक जो हैं वो खौफजदा है कि प्रूफ करने की बात आ रही। ठीक है, एनपीआर में तो आपको कोई दस्तावेज देना नहीं है, सरकार भी कह रही है, लेकिन एनआरसी में तो आपको देना पड़ेगा, तो वहां जाकर सारा मामला फंसता है। देखिए, अगर अपन इसको थोड़ी और बात आगे बढ़ाते हैं तो सीए का जो मुद्दा आ रहा है, सीए में ये कहा गया कि दिसंबर 2014 तक जो भारत में रहने वाले अपने 2014 के रहने की आपने उपलब्ध करवा देते हैं प्रमाण, तो उनको सीए के तहत नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जहां तक ये बात की जा रही है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बात की जा रही है, क्योंकि सियासी बयानबाजी अलग होती है और सरकार का जो कामकाज करने का तरीका होता है वो अलग होता है। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क होता है कि सियासी में बयानबाजी, आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन अगर शासकीय की बात करें, सरकार की बात करें, तो उसमें बातें अलग सामने निकल के आती है। तो ये अब सरकार की जिम्मेदारी भी अब बन जाती है कि जितनी गलत गफलतें चल रही है उन गफलतों को दूर किया जाए, जितना विपक्ष बातें उठा रहा है, जो मुद्दे उठा रहा है, जो आरोप लगा रहा है, उनको स्पष्ट करे, ताकि इस तरह की अवधारणा देश में डेवलप ही नहीं हो पाए कि जिससे पूरा माहौल देश का बिगड़े। तो जरूरत इस बात की हो जाती है कि जितने भी संदेह पैदा होते हैं उनको क्लियर करें। अब जिस तरह से बात करें कि जो अभी बात कर रहे थे आपकी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की, तो इसमें जो एक वर्ग भारत की नागरिकता से वंचित रखने के लिए जो बात की जा रही है वो बात उठी है, तो उसको भी साफ करे सरकार कि ये इसमें क्या क्या रहने वाला है। अभी क्योंकि बड़ी बहस का मुद्दा पूरे देश में बन गया है, हर जगह सीए की और इसकी बात होने लगी है नेशनल रजिस्टर की, तो इन बातों को साफ करना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ये सारे केंद्रीय सूची के विषय है, उनको स्पष्ट जितनी जल्दी की जाएगा उतना ही ये जो द्वंद्व के बादल है वो पूरी तरह से छट जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ महफूज आलम से एक बार कोशिश करेंगे
महफूज, जिस तरह से बिहार की सियासत है, अपोजिशन ये कहता है कि नीतीश कुमार एक साथ दो कश्तियों में सवार है। एक तरफ सीए के साथ वो खड़े हो जाते हैं, एनआरसी के खिलाफ पीएम का ही हवाला देते हैं कि एनआरसी पर तो कोई बात नहीं हो रही, तो फिर इस पर बात ही क्यों की जाए। तो इस पर जो है नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर नहीं है, या वो इस पर अभी मुंह खोलना नहीं चाहते। क्या कुछ सियासत वहां हो रही है? देखिए जिलानी, ये पूरे तरीके से जो है नीतीश कुमार अपने सियासी जो उनके अपने शतरंज के जो चाल हैं उसको वो सामने रखे हुए हैं। और नीतीश कुमार के बारे में आप जान रहे हैं कि वो जल्दी जो है किसी बात पर अपने मौक़िफ़ का इजहार नहीं करते हैं, काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी गौर करते हैं, उसके बाद जो है किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। यहाँ आप देखिए कि सीएए के सिलसिले में पार्टी जो है हिमायत करती है, और जब उनसे उनके पार्टी के लोगों से बात की जाती है तो बाद में एक बयान आता है अंदर खाने से कि वज़ीर आला को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा एहतजाज हो जाएगा। लोग ये कहते हैं कि वज़ीर आला ने अपने जो एमपी हैं दो ख़ास तौर से वहाँ दिल्ली में, उनसे जो है मशवरा किया था और आसाम में अपने पार्टी के लीडरों से पूछा था और उसके बाद हिमायत देने का ऐलान कर दिया था। बाद में लोगों ने उनके पास कॉल किया कि आपने क्या कर दिया, जो बड़े लीडर हैं दूसरे पार्टियों के। तो एक तरह से कहें कि यहाँ इस तरह से बहाना बनाया जा रहा है। हालांकि कोई भी पार्टी किसी भी बिल को जब हिमायत करके कानून बनाती है तो काफ़ी उसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाता है। दूसरी तरफ असेंबली में जब वज़ीर आला ये कहते हैं, अपोजिशन लीडर की बात पर खुलकर ये कहते हैं कि बिहार में एनआरसी को लागू किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, तो फिर एनपीआर जो लागू हो रहा है इस सिलसिले में वज़ीर आला का कोई मौक़िफ़ नहीं आना अपने आप में कई सारे सवालों को खड़ा करता है। और यही सब सवाल जो है लोगों के जहन में है, जो एहतजाज कर रहे हैं उनके जहन में भी है, और जो इंसानी जंजीर बना रहे हैं आज उनके जहन में भी ये बातें हैं। अपोजिशन पार्टियों के जो लीडर हैं, कारकुन हैं, उनके जहन में भी ये बात है। जिलानी, हम आपको यहाँ ये बताएं कि एहतजाज जो लोग कर रहे हैं ये आम तौर पे अभी तक समझा जा रहा था कि एक ख़ास तबके के लोग हैं। बिहार में अब सूरत हाल बदल रही है। बिहार में दलित लीडर अब इस एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं। आपने देखा कि चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ हैं वो भी पटना आए थे, तो उन्होंने कहा था कि शाहीन बाग बनाने की जिम्मेदारी अब दलित समाज की है। बिहार के हवाले से अगर बात करें तो जीतन राम मांझी दलितों के एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया था कि इस कानून से जितना नुकसान जो है जो एहतजाज में शामिल जो तबका है उसको है, उससे ज़्यादा नुकसान दलित तबके को है। और उन्होंने वाजे किया था कि उनको ये नहीं मालूम है कि वो कहाँ पैदा हुए थे, किस तारीख को पैदा हुए थे, और उनके वालिद के बारे में भी उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आला रहते हुए हमको ये बात मालूम नहीं है, बिहार के साबिक वजीर आला रहते हुए बात ये मालूम नहीं है, तो फिर दलित तबका को कैसे मालूम होगा। वो उन्होंने तो बिल्कुल ये ऐलान किया कि 90% से ज़्यादा लोगों के पास कागजात नहीं है और न इस तरह की कोई जानकारी है। तो जब ये सारे सवाल आएंगे तो दलित तबका भी उसमें बुरे तरीके से पीछेगा, ये जीतन राम मांझी ने कहा है। और जो दलितों की जो सियासत करते हैं, दलित जो लीडर हैं, वो तमाम लोग जो है इस एहतजाज का धीरे धीरे हिस्सा बन रहे हैं। जिलानी, आपको बताएं कि दूर दराज में अगर जाएँ आप तो दरभंगा में देखिए, दरभंगा में एक चौक है पूरी चौक, वहां पे जो लोग एहतजाज में शामिल हैं वहां कोई एक खास तबका नहीं देखा जा रहा है। वहां दलित तबके की बड़ी आबादी है जो कि बैठी हुई है, खवातीन उसमें शामिल हैं जो बैठे हुए हैं लोग इस बात को लेकर कि उनके साथ पता ना क्या हो जाएगा। तो ये एक तरह से कहें हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको क्लियर करना चाहिए, एहतजाज के मकाम पर जाकर उनके नुमाइंदों को जाना चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि मसला आप जो मुतालबात कर रहे हैं वो मुतालबात आपकी क्या है और हम जो करना चाह रहे हैं वो क्या है। तो हालात जो है काफ़ी पेचीदा है। एनपीआर के सिलसिले में बिहार में जो बातें हुई है, जो बड़े वकील हैं वहाँ बिहार के जो एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कहा कि उसमें कई ऐसे कॉलम दिए गए हैं, जैसे वालिद के बारे में पूछा गया है, पूछा जाएगा कि वालिद कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे। ये तमाम चीज़ें जो है लोगों को बता पाना काफ़ी मुश्किल है। बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुद नहीं पता है कि वो कहाँ पैदा हुए थे। बिल्कुल, वो आम गरीब आदमी को पेपर के बारे में कोई सही जानकारी नहीं। हमारे साथ मेहताब आलम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। एक बार फिर रुख कर लेते हैं। मेहताब, जिस तरह से कौमी सतह की बात करें, सरकार ये कहती है, सरकार के मंत्री ये कहते हैं, वज़रा ये कहते हैं कि लोग सीएए को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन पूरे मुल्क में अदालतों में कानून के बड़े बड़े जानकार, जैसा कि महफूज आलम ने भी कहा कि वकील एहतजाज करते हैं, अदालतों के बाहर खड़े होकर प्रियम्बल पढ़ा जाता है, और साबिक में जो सरकार में बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं वो लोग तक इस पर एहतजाज करते हैं। तो क्या इनको भी इस कानून की सही जानकारी नहीं है या नहीं दी जा रही है? देखिए, शहरियत का जो कानून है ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में है और इस तरह के कानून लाने की कोशिश जल्दबाजी में की गई है, क्योंकि हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उसमें
जो उसने 3 मुल्कों का नाम लिया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कि यहाँ पर जो है हिंदू को, जैन को, सिख को, ईसाई को, जो है क्रिश्चियन को, और फिर जो है उन दूसरे लोगों को जो शरीयत दी जाएगी, मुसलमानों को उसमें नाम नहीं लिया गया। तो सवाल यह है कि अगर कोई शख्स जो श्रीलंका के जो तमिल है उनकी बात क्यों नहीं की जा रही है, या नेपाल में जो लोग रह रहे हैं उनकी बात क्यों की जा रही है, तिब्बत में जो लोग हैं उनकी बात क्यों नहीं की जा रही है। और फिर यही वजह है कि फिर जो है आपने जज की बात की, आपने वकीलों की बात की, हम तो ये देख रहे हैं कि अगर कानन की बात करें, गोपीनाथ कानन की, वो एक IAS ऑफिसर, उसने भी इस्तीफा दिया, उसके बाद दूसरे भी जो है लोगों ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा इसीलिए कि हुकूमत की जो मौकूफ है, हुकूमत उस मौकूफ को क्लियर नहीं कर रही है। यहाँ पर मैं एक बात बताऊं कि जिस तरह से ये कहा गया कि पहले CA के बाद NRC आएगा, अब सवाल ये है कि अगर जो है मान लीजिए कि इस मुल्क के 5 करोड़ मुसलमानों अपना दस्तावेज साबित नहीं कर पाए और जो है 10 करोड़ हिंदू भाई अगर साबित नहीं कर पाए, तो CA के मुताबिक उनको जो है शरीयत आगे चल के इसलिए मिल जाएगी क्योंकि CA में उनको दिया गया है कि अगर ये लोग हैं तो उनको दिया जाएगा, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं दी जाएगी क्योंकि CA के जो नया कानून आया है उसमें मुसलमानों का नाम ही नहीं है। इस तरह से लोगों के डर है कि अगर कल को हमारे दस्तावेज साबित नहीं हो पाए, और फिर किस तरह से मामला आ रहा है, जिलाने समझने वाली बात यह है कि फखरुद्दीन अली अहमद का घराना जो है CA में बाहर हो जाता है। और सैयदा तैमूरा की बात है, जो आसाम की चीफ मिनिस्टर थी, 4 बार की MLA थी, मेंबर पार्लियामेंट थी, उनका नाम बाहर हो जाता है। अगर इस तरह के लोगों के पास इतने दस्तावेज होने के बाद उनका नाम NRC से बाहर हो जाता है, तो आम इंसान सोचता है कि उनके पास इतने दस्तावेज ही नहीं है। अगर इतने भाई प्रोफाइल नहीं, लेकिन मेहताब एक चीज ये है, NRC को लेकर जिस तरह से बातें हो रही है, PM कहते हैं कि NRC पर कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन क्या जो NRC असम में होता है वो पूरे मुल्क के लिए क्या ऐसा ही NRC होगा जिस तरह से असम का है? अगर असम का होता है तो फिर ये खौफ लाजमी है, लेकिन सरकार अगर पूरे मुल्क के लिए कुछ और NRC में तब्दीली करती है, जिस तरह से NPR में तब्दीली की गई, ऐसा कुछ होता है, अगर क्या उसी बेस पर राजनाथ सिंह कहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों को धक्का तक नहीं लगेगा, तो इस पर कम से कम लोग कुछ देर के लिए सोच जरूर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं उनके जो बयानात है उसमें उनके कौल और फिल्म में बड़ा तजाद है। यही वजह है कि लोगों को एतबार नहीं हो रहा है कि अगर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की बात करें, उत्तर प्रदेश के लीडरों की बात करें, या फिर हम बंगाल के जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उनकी बात करें, उनके जो बयानात है कि सबको साबित करना होगा, तो फिर सवाल ये है यानी कुल मिलाकर जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बयानात ही लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं और इसी पर सियासत हो रही है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आप तमाम का, मेहताब, महफूज और सुधीर, आपका भी बेहद शुक्रिया। देखेंगे आने वाला वक्त किस तरह का होगा। एक एक कर तमाम रियासतों की असेंबलियों में करारदाद पास हो रहे हैं, लेकिन इसका कितना असर मरकजी सरकार पर होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आदाब।